Assalamu alaikum. Welcome to the compiler construction course in lecture number 4. लास्ट लेक्चर में हमने कंपाइलर्स की जो डिटेल डिस्कस की थी, जिसमें दो कंपोनेंट्स मैंने कहे थे होते हैं कंपाइलर में, जो कि ट्रेडिशनल कंपाइलर या आजकल के जो कंपाइलर्स हैं टू पास कंपाइलर इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा थ्री पास कंपाइलर भी होते हैं जो हम अगले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम टू पास कंपाइलर को डिटेल से या ऐसे समझ लें इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर देख रहे हैं, जिसमें हमने दो कंपोनेंट्स का जिक्र किया था कि एक स्कैनर और दूसरा कंपोनेंट जो है वो पार्सर होता है। ये हमारा फ्रंट एंड होता है, यानी एक हिस्सा कंपाइलर का। इनको हमने वन बाय वन ज़रा इंट्रोडक्टरी लेवल पे डिस्कस कर लिया है, और ऑफ कोर्स ज़ाहिर है इनकी डिटेल में हम आगे चलेंगे। और उसके बाद हमने बैक एंड को डिस्कस किया, और बैक एंड के अंदर हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि बैक एंड कितने लेवल्स जो हैं वो डीप होता है और कितनी स्टेजेस होती हैं, उनको हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि बैक एंड में हमने लास्ट टाइम इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन के ऊपर बात की थी कि जब बैक एंड को आईआर मिलता है, फ्रंट एंड से आईआर प्रोड्यूस हुआ, बैक एंड को जो है वो आईआर मिला, उसने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन करनी होती है, जिसको मैं लास्ट लेक्चर में डिटेल से एक्सप्रेस कर चुका हूँ। अब हम आगे चलते हैं, और अगली चीज़ है रजिस्टर एलोकेशन। तो रजिस्टर एलोकेशन हैव ईच वैल्यू इन द रजिस्टर व्हेन इट्स यूज। आप देखें कि आप कई तरह की कैलकुलेशंस करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स वेरिएबल्स बनाते हैं आप और कांस्टेंट्स बनाते हैं, और वेरिएबल्स के अंदर आमतौर पर डाटा स्टोर होता है। लेकिन ये जब क्योंकि ट्रांसलेशन हो के असेंबली कोड में ट्रांसलेशन होनी है, तो इस स्टेज पे ये तय करना कि अब उन वेरिएबल्स को या उस डाटा को कौन से रजिस्टर में एलोकेट करना है, कितने रजिस्टर्स में एलोकेट करना है, ये फ़ैसला इस स्टेज के ऊपर किया जाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको ये चीज़ क्लियर आउट की थी कि एक कंपाइलर 4 रजिस्टर इस्तेमाल करता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक और कंपाइलर है वो 3 रजिस्टर को यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो 3 रजिस्टर्स होगा, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज भी कम इस्तेमाल की और वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगा। तो ये तय करना कि कितने रजिस्टर चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद मैनेज ए लिमिट सेट ऑफ रिसोर्सेज, जैसे रजिस्टर फाइल्स होती हैं उनको मैनेज करना। इसके अलावा कैन चेंज द इंस्ट्रक्शन चॉइस, इंसर्ट, लोड एंड स्टोर। बेसिकली वही कि जब आप एक इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसी दौरान अगर आप उसको चेंज करना चाहें, डिफरेंट हम एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में वैल्यू स्टोर करते हैं या दूसरे से तीसरे रजिस्टर में स्टोर करते हैं, तो ये रन टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो ये हम आगे डिटेल से देखेंगे। दूसरा ये क्वेश्चन कि जी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने रजिस्टर्स चाहिए, दैट इज़ द ऑप्टिमल रजिस्टर एलोकेशन, इसको हम कहेंगे। कि ये चीज़ डिसाइड करना कि कितने रजिस्टर मिनिमम, क्योंकि ऑप्टिमल का मतलब यही है ना कि कम से कम रजिस्टर इस्तेमाल हों एक कैलकुलेशन के लिए या एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये एक ऑप्टिमल रजिस्टर एलोकेशन होगी अगर हम इस तरह करेंगे। लेकिन इस चीज़ को डिसीजन करना वो पॉलिनोमियल टाइम में हम नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि पॉलिनोमियल टाइम के अंदर नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम एनपी कंप्लीट है, और एनपी कंप्लीट के बारे में बार बार हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो लिहाजा उसको हम फिर दोबारा तो अब डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो इसलिए आप इसको अपने तौर पर डिस्कस कर सकते हैं या इसकी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इस कोर्स के आखिर में देखेंगे जब हम उनकी बात करेंगे एल्गोरिदम्स की। तीसरा जो बैक एंड का मेजर कंपोनेंट होता है या स्टेज होती है, वो होती है इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग। अभी तक हमने रजिस्टर एलोकेशन कर दी, अब अगली बारी ये होती है कि अब इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको स्केड्यूल किया जाए। तो यहाँ पे ज़ाहिर है आपको पता होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने कोर्स पढ़ा है तो उसमें अवॉइड हार्डवेयर स्टॉल्स एंड इंटरलॉक्स होते हैं।
बेसिकली कुछ सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं या क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके अंदर हम ये स्टॉल्स और इंटरलॉक्स की बात करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हवाले से भी आप जानते होंगे, असेंबली लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है पहले, तो हार्डवेयर स्टॉल क्या होता है और इंटरलॉक्स क्या होते हैं, तो उनको अवॉइड किया जाता है इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग में, ताकि ये चीज़ जो है अगर सामने आएगी तो ऑफ कोर्स आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उससे। यूज़ ऑल फंक्शन यूनिट्स प्रोडक्टिविटीली, यानी तमाम जो भी जिस यूनिट का जो फंक्शन है उनको इस्तेमाल किया जाए, ऑल फंक्शनल यूनिट्स। यानी प्रोडक्शन को हम इंक्रीज़ ऐसे कर सकते हैं जब आप हर फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग के हवाले से। दूसरा, ऑप्टिमल स्केजुलिंग इज एनपी कंप्लीट। इन आल्सो मैंने लास्ट में भी यही बताया कि रजिस्टर एलोकेशन करना ऑप्टिमल, वो भी एनपी कंप्लीट है, और स्केजुलिंग करना ये भी एनपी कंप्लीट है। स्केजुलिंग का मतलब यही है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद दूसरी होगी। ऑफ कोर्स फिर उसमें तमाम रजिस्टर्स की मैनेजमेंट है और वहाँ पे हम उसको इस चीज़ को तय करते हैं, लेकिन ये तय करना ये बेसिकली एनपी कंप्लीट है, हम पॉलिनोमियल टाइम में नहीं कर सकते। यही वजह है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो बैक एंड है वो एनपी कंप्लीट है, क्योंकि उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और ऐसे एल्गोरिदम हमारे पास अभी तक नहीं आ सके जो कि पॉलिनोमियल टाइम के अंदर ये एक्टिविटीज़ कर सकें। तो चलते हैं जहाँ 2 पास कंपाइलर की बात हुई थी, वहाँ पे अब आज 3 पास कंपाइलर को भी देख लेते हैं कि 3 पास कंपाइलर में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे अब आप देखें कि 3 पास कंपाइलर जो होता है वो बुनियादी तौर पर 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है, फ्रंट एंड, मिडल एंड और बैक एंड। अब आप यहाँ पे देखें एक और पास कह सकते हैं आप इसको, या स्टेज कह सकते हैं, या कंपोनेंट कह सकते हैं, वो ऐड हो गया है दरमियान में, जिसको हम मिडल एंड कह रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सोर्स कोड फ्रंट एंड को मिलता है। फ्रंट एंड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी लेवल पे, आगे डिटेल से भी बात करेंगे। फिर आगे वो मिडल एंड को वो जाता है आईआर कोड, वो उसके साथ बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन करता है, इसकी बात हम करेंगे अभी। और फाइनली यहाँ से आईआर बाहर निकलता है और फिर आगे बैक एंड को दिया जाता है, और बैक एंड वही चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की हैं वही काम करता है, और फाइनली मशीन कोड या असेंबली कोड ट्रांसलेट करके हमें दे देता है। एंड दैट दिस स्टेज के एरर्स जो अगर आते हैं वो यहाँ पे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमने मिडल एंड इस्तेमाल किया है इसका क्या काम है। इसका काम बेसिकली कोड इम्प्रूवमेंट और ऑप्टिमाइजेशन करना है, यानी इस स्टेज के ऊपर कोड की ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि कोड की ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली एनालाइज द IR एंड री राइट टू ट्रांसफॉर्म IR। बेसिकली इसको आप देखें IR मिल रहा है, ये उसको फिर ऑप्टिमाइज़ करके उसको री राइट करता है, फिर IR एक बनाता है और वो ऑप्टिमाइज्ड होती है इसकी कंपैरेटिवली। तो वो ऑप्टिमाइज्ड होगी, उसमें यानी कोड जो है वो री राइट होगा IR दोबारा, उसमें जो भी ज़रूरत है उस चीज़ को फिर हाईलाइट किया जाता है। प्राइमरी गोल इज़ टू रिड्यूस द रनिंग टाइम ऑफ द कंपाइल्ड कोड। बेसिकली अगर आप ये कंपोनेंट बाहर निकाल दें तो वही 2 पास कंपाइलर बनता है और उस स्टेज पे IR बैकएंड को मिलती है, और बेसिकली इस स्टेज के ऊपर ही ऑप्टिमाइजेशन पहले होती थी। अब क्योंकि वहाँ पे बेसिकली रनिंग टाइम जो है वो कोड का ज़्यादा हो जाता था और साइज़ भी ज़्यादा हो जाता था, तो कोशिश ये की जाती है, आजकल के जो मॉडर्न कंपाइलर्स हैं उनमें ये मिडल एंड होता है और उसको इसी स्टेज के ऊपर ही ऑप्टिमाइजेशन कर दी जाती है। मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल दी थी कि वेरिएबल्स आप मिसाल के तौर पर ऐसे बना देते हैं जिनका आगे कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, बस वो आपने डिक्लेयर कर दिए और छोड़ दिए। अब उन वेरिएबल्स को आगे यूज़ जो है वो आपने किया नहीं है, इसलिए कंपाइलर उस स्टेज के ऊपर आपको एरर दे देता है कि ये ऐसे वेरिएबल्स आपने यूज़ कर लिए, यानी बनाए हैं जो यूज़ ही नहीं किए। तो वार्निंग शो कर देता है, एक किस्म की सिंटैक्स एरर तो नहीं कहते हम उसको, लेकिन वो वार्निंग होती है एक किस्म की। इसी तरह आपने सेमेंटिक एनालिसिस के हवाले से मैंने बात की थी,
वो बुनियादी तौर पर इस स्टेज के ऊपर भी होता है और उसी में अब यानी ऐसे वेरिएबल्स को वहाँ से निकाल दिया जाता है। यानी वार्निंग तो आपको शो हो गई, उस वार्निंग को देख के आपको चाहिए तो आप खुद उसको ठीक कर लें। अगर फिर आप वार्निंग को ऐसे आगे जाने देते हैं तो फिर कंपाइलर आगे उसको फर्दर आगे नहीं भेजता, क्योंकि आप देखें वही कोड अगर आप एज सच उसको ट्रांसलेट कर दें तो जाहिर है वो एक रजिस्टर कंज्यूम करके बैठा रहेगा कोड, क्योंकि वो वेरिएबल करता ही कुछ नहीं है, उसमें आपने डाटा ऐड ही नहीं किया, बस डिक्लेयर तो हो चुका है। इसलिए अगर आप उसको ट्रांसलेट करें तो वहाँ भी डिक्लेयर हो जाएगा वो। तो ये वजह होती है बेसिकली इस तरह की अगर कोई ख़राबी होती है हमारे कोड में तो उसको मिडिल लेवल के ऊपर सेट करके फिर आगे IR को रीराइट करके भेजा जाता है। मे आल्सो इम्प्रूव द स्पेस यूजेज एंड पावर कंजम्पशन। स्पेस का इस्तेमाल आप करते हैं अपने कोड के अंदर, इंडेंटेशन भी उसको कहते हैं, और उनको भी यहाँ पे स्पेसेस को ख़त्म किया जाता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस, क्योंकि वो स्पेसेस बेसिकली सिंटैक्स के साथ एसोसिएट नहीं है, आपकी रीडेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड होती हैं। और इसके अलावा पावर कंजम्पशन के एक स्टेटमेंट अगर फर्ज करें कोई आपने ऐसी इस्तेमाल कर ली है तो उस केस में वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा, बैटरी पावर या ये डायरेक्ट अगर कोई AC पावर लगी हुई है, जिससे यानी ज़ाहिर है अगर वो आप उसको ना रिड्यूस करें या इम्प्रूव ना करें तो ज़ाहिर है वो एज सच ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाएगी, और जब आप उस कोड को चलाएंगे तो वो कोड आपकी पावर ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होता है। आप देखें कि मोबाइल एप्लीकेशंस आजकल आप देखें ज़्यादातर, क्योंकि आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो पावर हंग्री होती हैं। पावर हंग्री का मतलब यानी बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती हैं, और फिर शायद पहले कोई एप्लीकेशन आपने की हो वो ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रही हो, बाद में उसकी अपडेट आई हो, उसको आपने दोबारा अपडेट क्रिएट करके फिर इंस्टॉल किया हो तो फिर शायद पावर कम कंज्यूम करता हो। बेसिकली ये भी एक जो है वो अमल ऐसा है जो बार बार होता रहता है कि हम एक एप्लीकेशन अगर बनाते हैं तो फिर वो हर स्टेज के ऊपर चेक करना पड़ता है कि उसमें पावर तो वो ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर रही, नॉर्मल पावर, यानी एक नॉर्मल पावर तो कंज्यूम करेगी ऑफ कोर्स, वो तो नॉर्मल हो गई, लेकिन अब नॉर्मल पावर कंज्यूम करना यानी ज़्यादा पावर, ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करना, ये अच्छा नहीं होता, ना तो उसकी लाइफ के लिए और ना ही एफिशिएंसी के लिए। तो इसलिए ये भी एक जो है वो प्रोसेस होता है। मस्ट प्रिजर्व मीनिंग ऑफ द कोड, यानी आपने कोड जो लिखा है वो लॉजिकल लिखा है, ऐसा तो नहीं है कि वही वेरिएबल्स आपने बना दिए और छोड़ दिए या वेरिएबल्स का गलत इस्तेमाल कर दिया। तो ये बेसिकली इस चीज़ को कैप्चर किया जाता है इस स्टेज के ऊपर। मेजर बाय द वैल्यूज़ ऑफ द नेम वेरिएबल, यहाँ पे जो आप वेरिएबल्स बनाए हैं उनके नाम को देखना, इस स्टेज के ऊपर के नाम आपने सही रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली। दूसरा ये कि इस स्टेज के ऊपर ये वैल्यूज़ के हवाले से कि आपने अगर एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाया है तो क्या उसमें वैल्यू इंटीजर टाइप आपने दी है, इस चीज़ को चेक किया जाता है। आप कह सकते हैं ये सिंटैक्स का काम भी है, लेकिन ये इस स्टेज के ऊपर भी चेक होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको वो जो मिडल हिस्सा है उसको आगे मैंने डिटेल से दिखाया हुआ है। अब इस मिडल हिस्से को ऑप्टिमाइज़र भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि IR यहाँ पे अब ऑप्टिमाइज़र 1, ऑप्टिमाइज़र 2 और ऑप्टिमाइज़र N, इस तरह के N पासेस हो सकते हैं उस ऑप्टिमाइज़र के अंदर। यहाँ से IR मिला, उसने ऑप्टिमाइजेशन की। अब यहाँ पे ये नहीं है कि हर तरह की ऑप्टिमाइज़र ये कंपोनेंट है वो सारा एक ही किस्म का काम करेंगे, ऐसा नहीं है। हर मतलब इस ऑप्टिमाइज़र का काम कोड पावर कंजम्पशन को चेक करना होगा, इसका काम स्पेस को चेक करना होगा, इसका काम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स अगर बनाए हैं तो उनको चेक करना होगा। इसी तरह और कई यहाँ पे पासेस आ सकते हैं और हर पास का कोई स्पेसिफिक काम होगा और वो वही चीज़ उस कोड के अंदर देख रहा होगा। तो बुनियादी तौर पे यहाँ से हर IR मिलेगा ऑप्टिमाइज़र को, वो उसको रीराइट करेगा और एक और IR बना के आगे सेंड कर देगा। वो जो उसका स्पेसिफिक काम है वो उस पर अप्लाई करेगा और फिर वो आगे IR को मॉडिफाई करके आगे ऑप्टिमाइजेशन नंबर 3 के ऊपर भेज देगा। और ये फाइनली इस तरह एन हो सकती हैं। इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है यहाँ पे। मॉडर्न ऑप्टिमाइज़र आर स्ट्रक्चर्ड एज द सीरीज़ ऑफ पासेस। जैसे मैंने कहा है कि आजकल के जो बड़े एफिशिएंट किस्म के कंपाइलर आ रहे हैं और
उसमें जो ऑप्टिमाइज़र होता है वो बुनियादी तौर पर एक स्टेज के ऊपर मुनस्सिर नहीं होता, बल्कि कई आगे सीरीज़ ऑफ पासेस के अंदर हो सकता है। यहाँ पे अब आप देखें कि टिपिकल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ द डिस्कवर एंड प्रोपोगेट सम कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मैंने कहा है ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा मूव कंप्यूटेशन टू द लेस फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट प्लेस, ये वही बातें हैं जो मैं अब आपको पहले बता चुका हूँ ऑप्टिमाइजेशन के केस में, कि पावर कंजम्पशन करना, कंप्यूटेशन, यानी इस स्टेज के ऊपर देखना। ये चीज़ भी देखी जाती है कि अगर एक कैलकुलेशन हो रही है उसमें अगर 2 रजिस्टर इस्तेमाल होंगे तो उसमें कई क्या 3 होते हैं, अगर फ्रीक्वेंटली अगर 3 होते हैं तो क्या 2 में काम हो सकता है, उसका 1 में हो सकता है। ये चीज़ भी यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है आजकल के ऑप्टिमाइजर्स के अंदर। स्पेशलाइज द सम कंप्यूटेशन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उनको देखा जाता है, जैसे सिमेंटिक एनालिसिस की मैंने बात की है, वो चीज़ें स्टेज के ऊपर देखी जाती हैं। डिस्कवर एंड रिडंडेंट कंप्यूटेशन एंड रिमूव इट, बाज़ औक़ात आप ऐसा करते हैं कि डुप्लीकेट चीज़ें ऐड कर दी, यानी एक कैलकुलेशन 2 दफ़ा हो रही है, शायद वो 2 दफ़ा नहीं होनी चाहिए थी। देखें सिंटैक्टिकली तो वो ठीक ही होगा क्योंकि वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉजिकली में प्रॉब्लम हो सकती है, या लॉजिकल भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अब आप देखें कि अगर ये 2 कैलकुलेशन एज सच जाएँ तो ज़ाहिर है वो रजिस्टर्स लेंगे, पावर कंज्यूम करेंगे, कोड का साइज़ भी बढ़ेगा, काम तो वो एक्टिविटी तो होगी। तो इसलिए अगर इस तरह की कंप्यूटेशन आपने दी हुई है रिडंडेंट यानी डुप्लीकेट, उनको भी रिमूव किया जाता है, ये भी ऑप्टिमाइज़र का काम है। इसके अलावा रिमूव यूज़लेस और अनरीचेबल कोड, यानी ऐसा कोड जो रीचेबल ना हो। मिसाल के तौर पे आप देखें कि ब्रेक स्टेटमेंट अगर आप लूप की बॉडी में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से वो उस वक्त आपको एग्ज़िट करके बाहर निकाल देता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट के बाद अगर लूप की बॉडी में कोई कोड लिखा हुआ है तो वो तो अनरीचेबल कोड हुआ ना, वो तो कभी पहुँचेगा ही नहीं वहाँ पे। उस कोड को क्या आगे जाना चाहिए, अगर वो चला भी जाए तो जाहिर है वहाँ पे स्पेस भी एलोकेट करेगा, रजिस्टर्स भी एलोकेट होंगे, पावर भी कंज्यूम करेगा। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको यहीं पे ही रिमूव कर देना चाहिए। तो इस स्टेज पे वो काम होता है। इसी तरह यूज़लेस कोड, इसको यूज़लेस ही कहेंगे, कभी इस्तेमाल ही नहीं होगा ये, तो जाहिर है लूप चलेगा तो जैसे ही चलता रहेगा तो ब्रेक के बाद वाला कोड चलना ही नहीं है, वो तो हमेशा ही बाहर निकाल देगा। इसी तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो कंटिन्यू के बाद वाला कोड भी किसी काम का नहीं होता, वहाँ पे भी हम नहीं आ पाते। इसके अलावा कोई और आपने कोई ब्लॉक बना दिया या कोई और कंडीशंस लगाते हैं, उसके साथ आप ब्लॉक बना देते हैं और ऐसी स्टेज आती है कि वहाँ पे कंट्रोल जाता ही नहीं है, तो उस स्टेज में फिर वो अनरीचेबल कोड होगा और उसको भी वहाँ से रिमूव करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स उसका जो नुकसान है वो बता चुका हूँ मैं आपको। इसके अलावा इनकोड एंड ईडियम्स इन दी सम पर्टिकुलरली एफिशिएंट फॉर्म्स, ईडियम्स वगैरह क्या होते हैं इनको हम आगे फर्दर चेक करेंगे, उनको भी इनकोड किया जाता है स्टेज के ऊपर। तो ये बुनियादी तौर पर 3 पैस कंपाइलर का ओवरव्यू था जो मैंने दिया है। ज़ाहिर है ये ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही एडवांस चीज़ है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के हवाले से। हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे लास्ट लेक्चर्स के अंदर, लेकिन ज़्यादा डिटेल में इसका ऑप्टिमाइजेशन का एक और मतलब फील्ड शुरू हो जाती है और एक एडवांस कोर्सेज कई हैं इसके, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। हम इस स्टेज पे बस ये इस लेवल तक की बात करेंगे। रोल ऑफ द रन टाइम सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट, एलोकेट एंड डी एलोकेट, गार्बेज कलेक्शन, रन टाइम, टाइप चेकिंग, एरर एंड एक्सेप्शन प्रोसेसिंग, इंटरफेस टू ओएस एंड आईओ, यानी बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और ओएस के दरमियान इंटरफेस। ये बेसिकली आपके जो रन टाइम सिस्टम होते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये कंपाइलर्स इनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये गार्बेज कलेक्शन, ये रन टाइम चेकिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, सीपीयू एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, ये सारे आप ऐसे समझ लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम में चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ इंटरप्रेटर्स होते हैं रिलेटेड टू द कंपाइलर्स, कुछ और कॉन्सेप्ट हैं सब्सिक्वेंटली वो देख लेते हैं। इंटरप्रेटर्स होते हैं बेसिकली जो लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करते हैं। असेंबलर्स होते हैं असेंबली लैंग्वेज के लिए, प्री प्रोसेसर्स होते हैं
और प्री प्रोसेसर्स आपको पता है जो पहले से प्रोसेस शुदा चीज़ें होती हैं वो हम प्री प्रोसेसर में लिखते हैं, जैसे शार्प इंक्लूड, शार्प डिफाइन, ये 2 प्री प्रोसेसर हैं सी के। टेक्स्ट फॉर्मेटर्स नॉन विसिविंग, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटर्स होते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। एनालिसिस टूल्स होते हैं जो कोड को एनालिसिस करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, ये भी कंपाइलर से रेलिवेंट होते हैं। तो इनके ऊपर भी हम सरसरी सी नज़र मैंने कहा ये बता दूं आपको कि ये भी कंपाइलर की तरह ही काम होते हैं, लेकिन हम इनके बारे में तो खैर नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो बेसिक कंसंट्रेशन है वो तो कंपाइलर्स पे रहेगा। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज के लेक्चर में हमने बुनियादी तौर पे 3 पैस कंपाइलर का ओवरव्यू देखा और इसके अलावा हमने थोड़ा सा बैक एंड की बात की थी। तो इसके साथ हम आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।